हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जब हम तिथियों को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने एक बात को तो समझ लिया, बात हुई सूर्य किसी पर्टिकुलर राशि में बैठा हो और उसके बाद उन्होंने कोई एक तिथि बोली है, तो तिथि को आप पकड़ोगे कैसे? कैलेंडर में तो आपको फिर भी दिख जाता है कि आज प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है, लेकिन मैथमेटिकली जब आप इस चीज को लगाओगे तो आपको थोड़ा सा एक बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो पता होना चाहिए। दूसरी बात, किन्हीं का आज एक कमेंट था कि दिग्धा नक्षत्र, दिग्धा नक्षत्र करके तो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं सुना, क्योंकि नक्षत्र अपने आप में टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। नक्षत्र जब प्रभावित होते हैं किसी पापी ग्रह के द्वारा बैठ जाने पर, तो शरीर के उन अंगों में कुछ चुनौतियां देखने को मिलती है। यहां तक की बात तो ठीक है, मगर ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई नक्षत्र जो है वो दग्ध हो गया। ठीक है, तो उसको पहले देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई लॉजिक है तो ये लिखा कहां पर हुआ है। वरना तो जिस तरीके से हमने देखा कि बात कही थी, तिथियां जो हैं उनमें कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य मना है, किसी ने दिमाग लगा के उन तिथियों को उठा के सबके ऊपर कॉमन कर दिया। ऐसी भूल कभी नहीं करना। अगर आपको कोई ऐसी चीज मिलती है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पे शेयर कीजिएगा कि भाई ये बात कही गई है, फिर अपन उसको खोजेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो मन मर्जी की अपने अपने जोड़ी गई हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी बचना चाहिए ऐसी चीजों से। जो ओरिजिनल चीज है, जब तक आप ओरिजिनल चीज के टच में नहीं रहोगे तब तक आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फिर तो वही है कि आप किसी को भी लूटने के लिए कोई भी बयान दे रहे हो, काम कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आज की चर्चा करते हैं। थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स रहेगा, इसके अंदर हम दो तीन चीजों को पहले समझेंगे, इसके बाद इसी को जो इंडिविजुअल चीजें कही गई हैं, द्वितीया तिथि या कोई सी भी तिथि, वहां पे हम अप्लाई करेंगे और फिर नक्षत्रों को खोजेंगे कि जब उन्होंने ये बात कही होगी तो किस नक्षत्र के किस संदर्भ में ये बात कही गई होगी। ठीक है, आने वाले जो 2-4 वीडियो रहेंगे वो इसी तरीके के कुछ डेप्थ में जाने वाले होंगे। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, सूर्य का जो कैलेंडर है, सूर्य जो चलते हैं उनके चलने का जो तरीका है वो किस हिसाब से चलता है। सूर्य जब भी किसी पर्टिकुलर राशि में एंटर होते हैं तो उसे कहते हैं सूर्य की संक्रांति। ठीक है, सूर्य की जो संक्रांति होती है, इसका मतलब होता है कि सूर्य ने कहीं ना कहीं 30 दिन पूरे कर दिए। सूर्य की संक्रांति मोस्टली कह रहा हूं, हमेशा नहीं, मोस्टली 15 तारीख के आसपास तक देखने को मिल जाती है। 14 या 15 तारीख को आप जैसे मकर संक्रांति मनाते हो, इसी तरीके से हर महीने की 14-15 तारीख तक सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी राशि में पहुंचते हैं और उसको उस पर्टिकुलर राशि की संक्रांति कहा जाता है। मेष में है तो मेष की संक्रांति, वृषभ में जाएंगे तो वृषभ की संक्रांति। इस तरीके से हमारा सूर्य का एक साल कंप्लीट होता है। ठीक है, वो सूर्य का कंडीशन है। चंद्रमा की जो कंडीशन है, चंद्रमा का तरीका क्या है, चंद्रमा अपने एक महीने को कंप्लीट करने के लिए 2 पक्षों का इस्तेमाल करते हैं। और जो आपका शुक्ल पक्ष होता है एस के, और एक होता है कृष्ण पक्ष के पी, इसको पक्ष है तो इसको एस पी लिख देते हैं। ठीक है, शुक्ल पक्ष में हमारे पास 15 तिथियां आती हैं, कृष्ण पक्ष में भी हमारे पास 15 तिथि आती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को आप समझ सकते हो, जब चंद्रमा सूर्य से पहले 0-0 डिग्री पे यानी कि अमावस पे मिल चुके हों और फिर वो फुल मून होने के लिए बढ़ते जा रहे हो, तो इसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। चंद्रमा जब सूर्य से दूर जा रहे होते हैं और पूर्णिमा को बना रहे होते हैं, फुल मून को, उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। जब चंद्रमा फुल मून से यानी कि धीरे धीरे करके छोटे होने शुरू होते हैं और सूर्य की तरफ यात्रा प्रारंभ करते हैं, उस पक्ष को कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो चंद्रमा का जो महीना कंप्लीट करने का तरीका है वो किस तरीके से है, 15 दिन शुक्ल पक्ष के और फिर 15 दिन कृष्ण पक्ष के। जब शुक्ल पक्ष के 15 दिन होते हैं तो पूर्णिमा होती है
और जब कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं तो अमावस्या होती है। इसीलिए चंद्रमा का जो एक महीना होता है वो अमावस्या पे खत्म होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, अमावस्या से शुरू हुए और शुक्ल पक्ष शुरू हुआ, पूर्णिमा तक आए और इसके बाद फिर पूर्णिमा से शुरू होकर हम जाएंगे अमावस तक। तो चंद्रमा का जो महीना शुरू होता है वो अमावस्या के अंदर शुरू होता है। ठीक, इसी कारण से कई बार आप देखते हो कि अमावस्या को भी हमारे देश में बहुत ज्यादा पूजा जाता है। उसी में से एक अमावस्या जिसको हम त्योहार के रूप में मनाते हैं वो होती है हमारी दीपावली। क्यों? क्योंकि जब भी अमावस्या आती है तो चंद्रमा का एक नया महीना प्रारंभ हो रहा होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। कुछ त्योहार जो है वो पूर्णिमा पे मनते हैं। पूर्णिमा क्या होगा? पूर्णिमा महीने का आधा हिस्सा होगा। चंद्रमा शुरू करेंगे अमावस्या से और आधा महीना होगा पूर्णिमा पे। तो वो त्योहार जो कि ऑलमोस्ट फुल मून के आसपास मनाए जाते हैं वो पूर्णिमा के रूप से देखे जाते हैं, जिसमें से एक आप देखते हो कार्तिक पूर्णिमा के नाम से। ठीक है, इसी तरीके से कुछ जो होते हैं चतुर्थी के होते हैं, कुछ पंचमी के होते हैं। इस हिसाब से आपके बहुत सारे त्योहार जो हैं वो डिसाइड होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात समझने की क्या, सूर्य से जो भी कैलेंडर चलता है वो संक्रांति के आधार पर चलता है। जब भी सूर्य के 30 दिन पूरे होते हैं एक संक्रांति कंप्लीट होती है। चंद्रमा जब भी एक महीना कंप्लीट करेंगे तो अमावस्या होगी। ठीक, अब इन दोनों की जो गतियां हैं ये अलग अलग है। इस कारण से जो चंद्रमा है उसका एक साल बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ दिन उनके कम रह जाते हैं। उसको बैलेंस करने के लिए कभी कभी अधिक मास ऐड करना पड़ता है। अधिक मास जब भी ऐड होता है तो इन्हीं आधारों पर समझ में आ जाता है कि अमावस्या के बीच में कहीं कोई दो ऐसी संक्रांति आ गई हो या कुछ दूसरे ऐसी कंडीशन हो गई हो, उस पर्टिकुलर ईयर में जाकर आपको अधिमास देखने को मिलता है। अधिमास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम जब द्वितीय तृतीय सब कुछ करेंगे तो अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में अधिमास आ गया तो सूर्य उस अधिमास के हिसाब से बैलेंस भी होना चाहिए। दूसरी चीज मैंने यहां पे सपोज किया है, ये हमेशा फिक्स नहीं होता। यहां पे हमने ये सपोज किया है कि सूर्य 0 डिग्री पर है और अमावस्या पे भी चंद्रमा 0 डिग्री पर है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव कंसेप्ट में जितनी डिग्री मून के पास है एग्जैक्ट उतनी ही डिग्री अगर सूर्य के पास हो जाए तो भी दोनों का सब्सट्रैक्शन 0 होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं कि सूर्य जब 0 डिग्री पर आए तभी अमावस्या होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है सूर्य 15 डिग्री के आसपास है लेकिन अमावस्या हो गई। क्यों? क्योंकि अमावस्या जो है वो चंद्रमा का कंसेप्ट है, चंद्रमा उसको कराएंगे। सूर्य का काम है संक्रांति को मेंटेन रखना। तो किसी भी डिग्री पे सूर्य हो उसी के बराबर डिग्री पर, उसी राशि में, उसी के बराबर डिग्री पे उसी राशि में अगर चंद्रमा है तो वो दिन अमावस्या माना जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ऐसा नहीं कि सर 0 डिग्री हो गई आज सूर्य की तो आज अमावस्या, ऐसा मत करिएगा। चंद्रमा और सूर्य की डिग्री सेम हो जानी चाहिए और वो दोनों आपको एक राशि में दिखाई देने चाहिए तब अमावस्या है। नो मैटर्स कि वो 0 डिग्री पर है या 10 डिग्री पर है, दोनों अगर 10-10 डिग्री पर है तो भी अमावस्या मानी जाएगी। हम यहाँ पे क्योंकि कंसेप्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं इस कारण से मैंने इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि मान लीजिए कभी सूर्य 0 डिग्री और चंद्रमा 0 डिग्री दिखाई देता है, इसका मतलब है कि वो अमावस्या है। ठीक, अब एक दिन चलने के लिए, एक दिन यानी कि एक तिथि कब होगी? जब चंद्रमा 12 डिग्री आगे बढ़ जाएंगे। जब चंद्रमा 12 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो एक तिथि पूरी होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सूर्य भी एक दिन में 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे। तो इस हिसाब से जब प्रतिपदा होगी तो सूर्य 0 डिग्री पे नहीं होंगे, सूर्य भी अपनी जो भी डिग्री थी उसमें +1 ऐड हो जाएंगे।
ठीक है, इस कारण से इसको 12 बनाए रखने के लिए चंद्रमा जो है वो 13 डिग्री पे होंगे। क्यों? क्योंकि 13 माइनस 1 इज 12, 12 डिवाइड बाय 12 इज 1, पहली तिथि प्रतिपदा। ठीक, अब ये शुक्ल पक्ष की भी हो सकती है और कृष्ण पक्ष की भी हो सकती है, वो राशियों पर डिपेंड करेगा। इसको तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। अगर सूर्य जहां बैठा है उसके सप्तम भाव में चंद्रमा दिखे तो समझिएगा कि आपका जो जन्म है वो कहीं ना कहीं पूर्णिमा के आसपास तक हुआ होगा या शुक्ल पक्ष में हुआ होगा। यानी कि सूर्य से आगे 6 घरों में कभी भी चंद्रमा दिखे तो शुक्ल पक्ष का जन्म है। और अगर सूर्य से गिनती शुरू करें, जहां कहीं पे भी आपका जन्म का सूर्य है वहां से गिनती शुरू करें, आपका चंद्रमा 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें घर में हो सूर्य से, तो आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ होता है। ठीक है, इस बात को बहुत आसानी से समझ लीजिएगा। ये वाले लॉजिक को ध्यान रखें कि सूर्य अगर एक दिन में 1 डिग्री चले तो चंद्रमा को इसी डिफरेंस को मेंटेन करना है। अगर चंद्रमा 12 डिग्री चला है और सूर्य 1 डिग्री आगे बढ़ गया तो 12 माइनस 1 इज 11। उस कंडीशन में वो जो तिथि है वो अभी हासिल नहीं हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, क्योंकि आप रोज देखोगे, अगर आप लोगों ने पंचांग देखा हो या आप गूगल पे दृक पंचांग को डेली देखना, तो आपको समझ में आएगा कि सेम डे के अंदर ही 2-2 तिथियां दिखाई देने लगेंगी। कुछ समय तक पीछे चली आ रही एक तिथि कंटिन्यू हो रही होगी और इसके बाद जैसे ही चंद्रमा ये डिफरेंस को 12 कंप्लीट कर लेंगे तो एक तिथि आगे शुरू हो चुकी होगी। यानी कि सेम एक ही दिन एक ही वार में 2 तिथियां हो सकती हैं, मैक्सिमम 2 तिथियां हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य रोज 1-1 डिग्री बढ़ेंगे और उतने को कवर करने के लिए चंद्रमा को भी डिफरेंस बनाना पड़ेगा। मान लीजिए द्वितीय तिथि की बात हुई है, अगर रेफरेंस को 0 लिया तो सूर्य 2 दिन में 2 डिग्री चलेंगे। ऐसे कंडीशन में इसको 24 का डिफरेंस मेंटेन करने के लिए चंद्रमा अब 24 डिग्री नहीं, वो 26 डिग्री चलने चाहिए। अगर 24 डिग्री है और सूर्य 2 डिग्री का ये देखेंगे तो तिथि अभी बदलेगी नहीं, तिथि अभी भी प्रतिपदा ही रह जाएगी। जब ये 26 डिग्री और उससे ज्यादा हो जाएंगे तब जाके तिथि चेंज होगी। ये वाले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम लगाएंगे ना कि सूर्य बैठा है पर्टिकुलर राशि में और इसके बाद डिग्रियां आगे आगे बढ़ेंगी, तो यही चीज फिर हमें नक्षत्र को पकड़ने में मदद करेगी कि सूर्य कहां बैठे हैं, किस नक्षत्र में चंद्रमा है। इसीलिए उन्होंने बोला कि इस तिथि में ये चीजें जो है दग्ध हो गई, या वो मास जो है वो दग्ध हो गया। अब दग्ध मास के कंसेप्ट को भी समझ लीजिए। होता क्या है कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जब भी दिसंबर का महीना आता है, कोई चीज खरीदनी हो, कुछ खरीदनी हो, लोग बोलते हैं कि नहीं अभी मत खरीदो, जनवरी में खरीद लेना। तो सूर्य जो है जब 15 दिसंबर सूर्य जो है जब 15 दिसंबर क्रॉस करते हैं और वो धनु राशि में आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारे यहां मल मास माना जाता है। यानी कि वो पूरे महीने कोई भी शुभ कार्य आपको देखने को नहीं मिलते, और यही कारण होता है कि कुछ पर्टिकुलर मंथ्स के अंदर आप देखते हो आपको कोई भी शुभ योग नहीं मिलता, ना गृह प्रवेश के ना विवाह के। ठीक है, तो वो जो महीने हो जाते हैं उन महीनों को एक तरीके से दग्ध मास के रूप में समझा जाता है। इसी तरीके से सूर्य जब मीन राशि में आते हैं, मीन राशि में हो, उस समय भी सूर्य का रिलेशन गुरु की राशि से होता है। उस पीरियड के अंदर भी कोई बहुत पूजा पाठ वाले कार्य देखने को ऐसा सच नहीं मिलते। पूजा पाठ के कार्य के बजाय मैं कहूं कि ज्यादातर मांगलिक कार्य देखने को नहीं मिलते। पूजा पाठ तो फिर भी हो सकती, ठीक है। जब सूर्य गुरु की राशि में होते हैं, वो जो पीरियड वहां पे बन रहे होते हैं, उसमें भी वो कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो आपके पितृ हैं उनसे जुड़े हुए कर्मों को करने का महीना माना जाता है। जब हम महीनों में बात करेंगे ना, पौष का महीना, कार्तिक का महीना, वो तब की देखेंगे, अभी उतना डेप्थ आ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात को समझिए कि जब सूर्य गुरु की किसी भी राशि में बैठते हैं तो वो उस तरीके से एक प्रभाव रहता है जैसे कि कुछ एक मल मास का प्रभाव है, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा आपको शुभ मुहूर्त नहीं देखने को मिलते।
सेम यही कंसेप्ट तब भी लागू होता है जब गुरु सिंह राशि में जाते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो जब कभी भी गुरु का गोचर सिंह राशि में होता है तब उज्जैन में सिंहस्थ लगता है, और उस 1 साल के अवधि में, 1 साल भी कहना गलत होगा क्योंकि अगर गुरु फास्टली मूव कर जाए तो वो महीना 12-13 से कम भी हो सकते हैं, इसलिए फिर भी अप्रोक्सीमेटली जब तक गुरु सिंह राशि में होते हैं, यानी कि जो सिंहस्थ होता है, उस दरमियान कोई, उस साल मान के चलिए कोई भी ऐसे शुभ कार्य नहीं हुए होते, उसको भी हम एक तरीके से दिग्ध वर्ष या मलमास के तौर पे काउंट करते हैं। तो ये कुछ बारीक कंसेप्ट्स हैं जिनके आधार पे इनको समझते हुए ही आपको लॉजिक्स को अप्लाई करना है। आंख बंद करके कोई लॉजिक अप्लाई मत कर दीजिएगा कि नहीं आज ये तारीख है तो बस यही, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला उन्होंने दिया है तो उस फॉर्मूले के अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीजें डिपेंड करती हैं जिसको कि देखना पड़ता है वो कंडीशन मैच हो रही है कि नहीं हो रही। ऐसे ही इसी में एक और चीज आती है कि जब कभी भी आप सुनोगे तो होता है शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि के बाद चंद्रमा को बल मिलता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि या चौथी तिथि तक चंद्रमा को ज्यादा बल प्राप्त नहीं होता। उसका रीजन भी देख सकते हो आप कि जब ये साइकिल तिथि वाइज चलेगी, चतुर्थी और फिर पंचमी, तो सूर्य से जो दूरी है उस कंडीशन में चंद्रमा के ऊपर सूर्य का सबसे ज्यादा प्रकाश आता है। और फिर यानी कि शुक्ल पक्ष की ऑलमोस्ट पंचमी या षष्ठी तिथि, अलग अलग किताबों में अलग अलग मत है, अभी भी वो खोजने की बात है। पंचमी या षष्ठी तिथि के बाद से जो चंद्रमा है उसको पॉजिटिव माना जाता है और उस कंडीशन में चंद्रमा में बल मिलता है। आपके कुंडली में आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके जन्मकालीन सूर्य से आपका चंद्रमा कम से कम 5 घर आगे है तो चंद्रमा बली है। ठीक, यहां पे राशि वाला कंसेप्ट नहीं है, यहां पे बात है कि चंद्रमा को तिथि के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, कि शुक्ल पक्ष की इस तिथि के बाद का चंद्रमा क्षीण और इस तिथि के बाद का चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन करता है, तो वो राशि का अर्थ नहीं है, वहां पे तिथि का अर्थ है। तिथि के अर्थ में इस तरीके से समझना पड़ेगा कि आपकी जब भी 5 तिथि हुई है उसके बाद अगर चंद्रमा दिखेगा तो उस चंद्रमा के ऊपर सूर्य की रोशनी है। ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा में बल है, इंसान जो है वो मन से बलवान है। इसी तरीके से जैसे सूर्य के एग्जैक्ट सामने दिखे पूर्णिमा, तब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा चंद्रमा माना जाएगा। अगर ये चंद्रमा आगे बढ़ता चला जाए और फिर आपको दिखाई दे कि सूर्य से 10वें घर में चंद्रमा आ गया, तो ऐसे स्थिति में भी फिर वही कंडीशन बनती जा रही है कि अब जो चंद्रमा के ऊपर सूर्य की रोशनी है वो कम होती जा रही है, इसीलिए तो चंद्रमा यहां से धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं, तो फिर उसको क्षीण चंद्रमा माना जाता है। वहां पे भी वो चंद्रमा थोड़ा सा कमजोर होता है। ऐसे में मन जो है वो थोड़े से व्याकुल हो सकते हैं। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि चंद्रमा और सूर्य एक साथ बैठे हैं, हम कहते हैं अमावस है, तो वहां पे अमावस और पूर्णिमा दो बहुत ही स्पेशल कंसेप्ट्स हैं। अगर आप इस बात को समझो कि ये ऐसे 2 दिन है जो मेडिकल के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट दिन होते हैं, आपको इन 2 दिनों में जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स भी देखने को मिलेंगी। ज्यादातर आप देखोगे कि जो मेंटल केसेस होते हैं ना, वो इन 2 तिथियों पे ज्यादा बढ़े हुए दिखते। जिन किसी को भी मानसिक परेशानियां होती हैं उनके लिए अमावस और पूर्णिमा की तिथि बहुत ही प्रोमिनेंट होती है, क्योंकि उस दिन उनकी जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने का खतरा बना रहता है। ये सारा कंसेप्ट एक्चुअल में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस दिन क्या लगा है और किस दिन कौन सी दवाई स्टार्ट की जा सकती है। धन्यवाद।